बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद अंजुम एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज बेटे हमने यूनिट नंबर 1 फ़िज़िक्स में एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को स्टडी करना है, उनको समझना है। ये बेसिकली कंसेप्चुअल बेस होते हैं। इनको लिखने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटे आपने ये बताना है कि आप किस यूनिट में मेजरमेंट करेंगे। कुछ मेजरमेंट्स नीचे दी गई हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे पहला बताया गया है थिकनेस ऑफ ए 5 रुपी कॉइन। कि एक 5 रुपये वाला सिक्का है, उसकी आपने थिकनेस बतानी है, तो वो किस यूनिट में मेजर करेंगे। तो इसका आंसर है कि जो कॉइन की थिकनेस होती है वो आमतौर पे किस में मेजर की जाती है, मिलीमीटर में। एम स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में दूसरा पूछ रहा है लेंथ ऑफ ए बुक। जो बुक है, जैसे ये बुक पड़ी हुई है, तो इसकी लेंथ आप किस में मेजर करते हैं। तो इसका भी आंसर है कि ये बुक की लेंथ भी मिलीमीटर में मेजर की जाती है। इसको वैसे मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी। तो जो बुक की लेंथ है उसको मिलीमीटर में भी मेजर किया जा सकता है और सेंटीमीटर में भी। एम स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर एंड cm स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है लेंथ ऑफ ए फुटबॉल फील्ड। एक फुटबॉल फील्ड है, ज़ाहिर है वो बड़ा होता है, तो उसकी लेंथ किस में मेजर करेंगे। तो बेटे फुटबॉल फील्ड की लेंथ जो आमतौर पे मेजर की जाती है वो मीटर्स में मेजर की जाती है। या फिर यार्ड्स में भी मेजर की जाती है, क्योंकि बड़ी लेंथ है तो यूनिट भी बड़ा चाहिए। इसके बाद इसका डी पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, दो शहरों के दरमियान आपने डिस्टेंस मेजर करना है। ज़ाहिर है वो ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो उसके लिए यूनिट भी बड़ा चाहिए होता है, और उसके लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो किया जाता है किलोमीटर, km। इसके बाद ई पार्ट है मैस ऑफ 5 रुपी कॉइन। एक कॉइन है आपके पास 5 रुपी का, उसका मैस ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, तो उसको आमतौर पे मेजर किस में किया जाता है, ग्राम में। कॉइन के मैस को ग्राम में मेजर किया जाता है और ग्राम के लिए सिंबल G। उसके बाद एफ पार्ट है मैस ऑफ योर स्कूल बैग। जो स्कूल का बैग होता है बच्चों के पास, उसका मैस किस में मेजर किया जाता है। तो बाज़ का वो बैग छोटा सा भी होता है, कुछ बच्चों का बड़ा बैग भी होता है, तो उसका मैस या तो ग्राम में मेजर करेंगे या फिर किलोग्राम में। ग्राम में मेजर करेंगे या फिर किलोग्राम में। ग्राम के लिए G है सिंबल और किलोग्राम के लिए kg।
इसके बाद जी पार्ट, ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड। जो क्लास का पीरियड होता है वो उसका आपने ड्यूरेशन बताना है, उसका यूनिट क्या है। तो बेटे क्लास का जो पीरियड होता है आमतौर पे 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर का, या मैक्सिमम भी हो जाएगा 2 आवर का या 3 आवर्स का हो जाएगा। तो जो ड्यूरेशन होता है क्लास पीरियड का वो मिनट्स में या आवर्स में मेजर किया जाता है, मिनट्स में या आवर्स में। इसके बाद एच पार्ट है, इसमें पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ ए कार। कार में आप जो पेट्रोल डलवाते हैं उसका वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है, ये आपको सबको पता है, लीटर्स में। 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, 2 लीटर या 3 लीटर या 4 या 5 या जितना भी डलवाना हो, तो वो जो पेट्रोल हम ख़रीदते हैं वो किस में ख़रीदते हैं, लीटर्स में। उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट है, टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क। आपके पास मिल्क है 1 लीटर, आपने उसको बॉयल करना है, तो कितनी देर में बॉयल हो जाता है? क्या उसको घंटे लगते हैं या सिर्फ सेकंड्स में बॉयल हो जाता है? तो बेटे इसका आंसर है नहीं, मिनट्स में। मिल्क जो बॉयल किया जाता है उसको हम बॉयल कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो टाइम लगता है आमतौर पे मिनट्स लगते हैं। तो ये पहला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। इसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, why might a standard system of measurement be helpful to a tailor? तो बेटे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम है मेजरमेंट का वो एक टेलर के लिए हेल्पफुल क्यों है। ज़ाहिर है कि टेलर से हम कपड़े वगैरह सिलवाते हैं, अगर तो हम अंदाज़े से उसे मेजरमेंट बता देंगे और वो भी अंदाज़े से ही सी देगा, तो ज़ाहिर है कि हमारे जो कपड़े हैं जो हमने सिलवाए हैं उसका जो माप है वो ठीक नहीं होगा, उसकी पैमाइश ठीक नहीं होगी और हमें वो फिट भी नहीं आएंगे। तो जो टेलर है उसके लिए, टेलर के लिए ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम है मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कस्टमर को डील करने के लिए। और उसके अलावा वो जो अपना काम करते हैं, कपड़ा वगैरह मंगवाते हैं, कितना चाहिए कपड़ा, उसके लिए भी स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ वो अगर वो स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ नहीं करता, मीटर्स को, सेंटीमीटर्स को या इंचज़ वगैरह को, जैसे आमतौर पे टेलर यूज़ करते हैं कि भाई कितने इंच जो है वो अपना बाजू की लंबाई वगैरह मेजर करते हैं सेंटीमीटर में या इंचज़ में आमतौर पे मेजर करते हैं। इस तरह से कमीज़ की या पैंट वगैरह की जो लंबाई है उसको भी वो इंचज़ में या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर बेटे उनकी जो कपड़ा होगा जो सिएंगे पहनने वाले के लिए वो फिट नहीं आएगा, तो कस्टमर को डील करते हुए उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने ज़ाहिर है कि सिलाई वगैरह करना होता है कपड़ा, तो कपड़े की सिलाई से पहले वो प्रॉपर माप लेंगे, पैमाइश करेंगे, तो उसके लिए उनको स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। या वो कपड़ा वगैरह मंगवाते हैं या कपड़ा यहाँ से भेजते हैं किसी को, ये कारोबार कर रहे हैं, कई टेलर कर रहे होते हैं, तो इसमें भी आसानी के लिए
और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए उनको स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को यूज़ नहीं करता टेलर, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी कस्टमर को डील करते हुए भी। और अगर वो फैब्रिक्स वगैरह या कपड़ा वगैरह जो क्लोथ है जो परचेज़ कर रहा है या सेल कर रहा है, उसके लिए भी उसे प्रॉब्लम होगी। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए उसे स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। The minimum main scale reading of a micrometer screw gauge is 1 millimeter and there are 100 divisions on the circular scale. When the thimble is rotated once, when the thimble is rotated once, 1 millimeter is its measurement on the main scale. What is the least count of the instrument? The reading for the thickness of a steel rod as shown in figure what is the thickness of the rod?
ये बेटे एक डायग्राम बनाई हुई है और ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझे। कहता है द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। एक स्क्रू गेज है, उस पर बता रहा है कि जो मेन स्केल रीडिंग है मिनिमम वो कितनी है, 1 मिलीमीटर, एंड देयर आर 100 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, और उसके सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स हैं। जैसे स्क्रू गेज वाला टॉपिक पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे पास जो वहाँ पे स्क्रू गेज था उसके ऊपर 50 डिवीजन्स है सर्कुलर स्केल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उसने बताया कि हमारे पास कितने डिवीजन्स हैं, 100। 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, 90 के बाद 100। व्हेन द थिम्बल इज़ रोटेटेड वंस, जब थिम्बल को एक दफ़ा कंप्लीट रोटेशन दी जाती है, ज़ाहिर है इस थिम्बल को जब एक दफ़ा रोटेट करवाया जाएगा कंप्लीट, तो इसके ऊपर चूँकि 100 डिवीजन्स हैं, इस तरह से ये टोटल एक सर्कुलर स्केल बना होता है। एटी के बाद 90, 90 के बाद 0 का मतलब 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। जब एक दफ़ा इसको रोटेट करवाया जाता है थिम्बल को, तो जाहिर है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर तो 100 डिवीजन्स हैं, ये मूव करेंगे। जब ये एक दफ़ा इसको रोटेट करवाया जाता है तो ये थिम्बल और इसके साथ एंड पे लगा हुआ जो स्पिंडल है, ये फॉरवर्ड कितना मूव करता है एक दफ़ा रोटेट करवाने से, 1 मिलीमीटर। यानी ये सर्कुलर स्केल को तो एक दफ़ा रोटेट करवाया तो इसके 100 डिवीजन्स मूव किए, तो ये सर्कुलर स्केल और इधर ये साथ लगा हुआ स्पिंडल, ये आगे कितना मूव करते हैं, 1 मिलीमीटर, ये फॉरवर्ड भी मूव करेंगे मेन स्केल के ऊपर। अच्छा जी, फिर इसके बाद 1 मिलीमीटर इज इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बेटे आपने लीस्ट काउंट बताना है, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, जो मेन स्केल के ऊपर मिनिमम रीडिंग होती है, जैसे यहाँ पे उसने बताया कि मेन स्केल के ऊपर जो मिनिमम रीडिंग है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। उसको अगर हम टोटल डिवीजन से डिवाइड कर दें जो सर्कुलर स्केल के ऊपर होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। और ये जो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस होता है, जो ये सर्कुलर स्केल या थिम्बल फॉरवर्ड मूव करता है या स्पिंडल फॉरवर्ड मूव करता है 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, इस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को बोलते हो पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो ये जो पिच ऑफ स्क्रू गेज है, इसे अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। तो बेटे पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी है, वो 1 मिलीमीटर है, ये इसमें सवाल में खुद बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप पिच ऑफ द स्क्रू गेज की जगह पे लिखेंगे 1 मिलीमीटर, और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स कितने हैं, वो 100 हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। और अगर इसे आप मज़ीद 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिलीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। इसे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.001 और मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आपने लीस्ट काउंट फाइंड करना होता है। अब उसने एक डायग्राम बताई हुई है, इस डायग्राम में कह रहा है कि आप बताएं यहाँ पे मेजरमेंट कितनी आ रही है। द रीडिंग फॉर द थिकनेस ऑफ ए स्टील रॉड एज शोन इन फिगर। यहाँ पे उसने स्पिंडल और स्टड के दरमियान एक स्टील का रॉड रखा है और कहता है यहाँ से देख के बताएं आप कि उसकी जो स्टील का रॉड है उसकी थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थिकनेस,
स्क्रू गेज से जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए बेटे फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले होती है मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग के बाद आपने लिखना होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और इस सर्कुलर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से, तो ये हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। तो पहले तो हमने मेन स्केल रीडिंग देखनी है, तो ये देखें मेन स्केल को 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9, और 9 के बाद एक ये छोटा सा डिवीजन आ रहा है 9.5 मिलीमीटर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 9 के बाद 10 मिलीमीटर एग्जैक्ट नहीं है, 9 के बाद ये जो थोड़ी सी डिवीजन नज़र आ रही है 9.5 मिलीमीटर तक। असल में यहाँ पे इस तरह से निशान लगे होते हैं, 0 के बाद 0.5, फिर 1, 1 के बाद 1.5, फिर 2, 2 के बाद 2.5, फिर 3, 3 के बाद 3.5, फिर 4, 4 के बाद 4.5, फिर 5, फिर 5.5, फिर 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5। तो इस तरह से आप मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे 9.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो बेटे इस इंडेक्स लाइन के सामने देखें आपके पास सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन आ रहा है, तो ये 70 आ रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग में आप 70 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, और इसका लीस्ट काउंट अभी हमने पढ़ा 0.01 मिलीमीटर। तो ये 9.5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग आपने लिखी 70, इसको आपने लीस्ट काउंट से 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करना है सर्कुलर स्केल रीडिंग को, और फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आपने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस तो आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं। तो पहले आप डिफरेंसेस बता दें। एक तरफ आप लिख लें वर्नियर कैलिपर्स, और एक तरफ स्क्रू गेज। तो बेटे पहला जो डिफरेंस आपने बताना है, आपने वर्नियर कैलिपर में बताना है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस दोनों को मेजर कर लेता है। इंटरनल
और एक्सटर्नल डायमेंशंस, जैसे इंटरनल डायमीटर फाइंड करना हो किसी टेस्ट ट्यूब का या एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना हो तो वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जा सकता है। और उसके अलावा वर्नियर कैलिपर की मदद से डेप्थ भी फाइंड की जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो स्क्रू गेज है उससे सिर्फ एक्सटर्नल डायमेंशंस, जैसे आपने किसी चीज़ की थिकनेस फाइंड करनी है तो वो स्क्रू गेज की मदद से मेजर की जा सकती है, लेकिन स्क्रू गेज की मदद से इंटरनल डायमीटर वगैरह यानी इंटरनल डायमेंशंस मेजर नहीं की जाएंगी। उसके बाद आप इनके लीस्ट काउंट बता दें। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, जबकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। और बेटे इसमें डिफरेंसेस में आप बताएंगे कि जो वर्नियर कैलिपर है वो ज़्यादा प्रीसाइज नहीं है, लेस प्रीसाइज है, और जबकि जो स्क्रू गेज है वो ज़्यादा प्रीसाइज मेजरमेंट करता है, तो ये लेस प्रीसाइज है। ये उसके मुकाबले में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ज़्यादा प्रीसाइज है, मोर प्रीसाइज। और उसके अलावा अगर आप रेंज के हवाले से बात करें तो जो वर्नियर कैलिपर है उसकी रेंज ज़्यादा होती है, वो फ्यू मिलीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट कर सकता है, जबकि जो स्क्रू गेज है उसकी रेंज कम होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट कर सकता है। तो अगर मैं इनकी रेंज की बात करूं तो फ्यू मिलीमीटर से फ्यू सेंटीमीटर तक, जैसे आमतौर पे 15 सेंटीमीटर तक, जबकि इसके मुकाबले में जो स्क्रू गेज है इनकी रेंज होती है ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जाते हैं आमतौर पे 25 मिलीमीटर तक। और बेटे इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे स्क्रू गेज, क्योंकि स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट मेजर करता है, जबकि वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर का सिर्फ 10th पार्ट तक मेजर करता है। तो ये लेस वर्सटाइल है, ये मोर वर्सटाइल है। तो ये तो बेटे आपने इसके डिफरेंसेस के हवाले से बात की है। अब आए इसकी सिमिलरिटीज़ पे अगर आप बात करें तो सिमिलरिटीज़ में आप बोलेंगे कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। अब बात करते हैं सिमिलरिटीज़ की। तो मीटर रूल में आपने बात की थी कि वो 1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट करता है, जबकि वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट और स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट तक मेजर कर लेता है। इसका मतलब दोनों ही प्रीसाइज हैं। तो बोथ आर प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर द लेंथ, डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो दोनों ही प्रीसाइज हैं। और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं। ये तो पहला है। और फिर दोनों में ही दो दो स्केल्स हैं। वर्नियर कैलिपर में भी मेन स्केल होता है और स्क्रू गेज में भी मेन स्केल होता है। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर में एक मूवेबल स्केल होता है जिसे वर्नियर स्केल बोलते हैं, और स्क्रू गेज में भी एक मूवेबल स्केल होता है जिसे सर्कुलर स्केल बोलते हैं। दोनों में दो दो स्केल्स हैं।
अगर आप बात करें वर्नियर कैलिपर की तो उसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अगर आप बात करें स्क्रू गेज की तो स्क्रू गेज में भी मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, और दोनों में ही मेन स्केल फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते। वर्नियर कैलिपर का भी मेन स्केल मूव नहीं करता, स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है वो भी मूव नहीं करता। जबकि जो दूसरा स्केल है, जैसे वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल, दोनों ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इन दोनों को ही, वर्नियर कैलिपर को भी और स्क्रू गेज को भी, मैकेनिकल वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है, लेबॉरेटरीज में यूज़ किया जाता है। बोथ आर यूज्ड इन मैकेनिकल वर्कशॉप्स, मैकेनिकल वर्कशॉप और उसके अलावा लेबॉरेटरीज में। तो बेटे इस तरह से आपने जो सिमिलरिटीज़ हैं वो अलग से लिखनी है और डिफरेंसेस जो हैं वो अलग से लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से थे कि आपने डिफरेंसेस भी बताने हैं और सिमिलरिटीज़ भी बतानी है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर प्रोवाइडेड विद ए मीटर स्केल एंड अ बंडल ऑफ पेंसिल्स। यू आर प्रोवाइडेड विद ए मीटर स्केल How can the diameter of a pencil be measured? Using the meter scale, with the same precision as that of vernier calipers। कि आपके पास एक मीटर रूल है, मीटर स्केल और बंडल ऑफ पेंसिल। काफ़ी ज़्यादा पेंसिल्स हैं आपके पास, सपोज कर लें 10 पेंसिल्स हैं आपके पास, और आपने करना क्या है, हाउ कैन डायामीटर ऑफ ए पेंसिल बी मेजर्ड। आपने एक पेंसिल का डायामीटर मेजर करना है यूजिंग द मीटर स्केल विद सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और उसमें प्रिसीजन वैसे ही होनी चाहिए जैसी वर्नियर कैलिपर में। तो बेटे इसका तरीकाकार क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं, नंबर ऑफ़ पेंसिल्स हमारे पास कितनी है, 10 है, और नंबर ऑफ़ पेंसिल्स को सपोज करें मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, n इक्वल टू 10। n इक्वल टू 10 का मतलब नंबर ऑफ़ पेंसिल्स कितनी है, 10 है। लेट सपोज पहली पेंसिल ये है, फिर ये दूसरी पेंसिल है, इस तरह से थर्ड है, फोर्थ है,
फिर फिफ्थ है। इस तरह चलते चलते ये टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स। और आपने इन 10 पेंसिल्स में से एक का डायमीटर फाइंड करना है। पहले तो बात है डायमीटर क्या होता है। लेट्स सपोज ये पेंसिल है, और ये हमें पता है सर्कुलर शेप में होती है। और बेटे सर्कल में एक एंड से लेके दूसरे एंड की लेंथ जो होती है इसको बोलते हैं डायमीटर। एक पेंसिल का डायमीटर क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 10 की 10 पेंसिल्स हैं, मीटर स्केल से आप इनकी लेंथ मेजर करेंगे। इस लेंथ को सपोज कर दें आप L कह देते हैं, और इस टोटल लेंथ में कितनी पेंसिल्स आएंगी? 10 पेंसिल्स आएंगी। और वो जो 10 पेंसिल्स आएंगी उन 10 के 10 पेंसिल्स का डायमीटर आएगा। ये पहली पेंसिल का डायमीटर, दूसरी का, तीसरी का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ वाली का, 6, 7, 8, 10th और फिर 10th। तो ये टोटल जो लेंथ होगी वो असल में 10 की 10 पेंसिल्स का डायमीटर होगा। तो आपने तो सिर्फ एक पेंसिल का डायमीटर फाइंड करना है। तो ये जो टोटल लेंथ है ये तो 10 की 10 पेंसिल्स का डायमीटर है। तो एक पेंसिल का डायमीटर कैसे फाइंड होगा? ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ, ये 10 पेंसिल्स का डायमीटर है। दस पेंसिल्स का डायमीटर इतना है, तो एक पेंसिल का फाइंड करना है डायमीटर। तो यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा हुआ था कि एक का फाइंड करना हो तो इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो डायमीटर ऑफ ए पेंसिल टोटल लेंथ को नंबर ऑफ पेंसिल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जितनी भी लेंथ आई होगी, सपोज करें 10 मीटर आई है, 20 मीटर आई है, जितनी भी लेंथ आई, एक सपोज रीडिंग ले लेते हैं। सपोज करें ये लेंथ आई है 20 मीटर। तो बेटे ये 20 मीटर लेंथ क्या होगी? ये 10 की 10 पेंसिल्स का डायमीटर होगी। तो 10 पेंसिल्स का डायमीटर कितना आ रहा है? 20 मीटर। तो एक का कितना होगा? 10 का अगर 20 है, 10 पेंसिल्स का जो डायमीटर है, ये डायमीटर ऑफ 10 पेंसिल्स 20 मीटर। तो एक पेंसिल का ये टोटल को एक का फाइंड करना है, तो ये जो 10 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 2 मिलीमीटर। यानी आपने जितने भी पेंसिल्स हैं उन सबको इकट्ठा कर देना है, टाइट कर देना है, और फिर टोटल लेंथ फाइंड करनी है मीटर स्केल से, और उस टोटल लेंथ को टोटल नंबर ऑफ पेंसिल से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो एक पेंसिल का डायामीटर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बेटे, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एंड ऑफ ए मीटर स्केल इज़ वोन आउट। आपके पास एक मीटर स्केल है और उसका जो एक एंड है वो ख़राब हो गया, वोन आउट है।
वेयर विल यू प्लेस ए पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। तो आपके पास एक पेंसिल है और आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो आप उस पेंसिल को प्लेस कहाँ पे करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मीटर स्केल है, 0, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और अप टू चल रहा है ये 100 सेंटीमीटर तक। और हमें पता है मीटर स्केल में मिलीमीटर की मार्किंग भी होती है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से चलता जाए। अब अगर एक एंड इसका वोन आउट है, लेट्स सपोज ये वाला जो एंड है ये ख़राब हो चुका है, तो क्या यहाँ से हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम उस एंड से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जो ख़राब नहीं है। जैसे एक पेंसिल है, आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो आप इस एंड से स्टार्ट कर लें। लेट्स सपोज पेंसिल यहाँ तक है, तो आप उस पॉइंट पे रखेंगे, उस एंड पे रखेंगे जो वोन आउट नहीं है, क्योंकि जो ख़राब हो गया है एज उसका या एंड जो उसका ख़राब है, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपकी लेंथ डाउटफुल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने शो किया है कि ये वाला एंड जो है वोन आउट है। ये भी हो सकता था अगर ये वाला एंड वोन आउट होता तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट कर देते, यहाँ से कर देते, या फिर अगर यहाँ से भी नहीं करते तो आप उस पॉइंट से स्टार्ट कर देते जो आपको क्लियर नज़र आ रहा है। जैसे इसको 1 से अगर स्टार्ट कर देते तो ये कहाँ तक चल जाता है? 3 सेंटीमीटर तक। अब देख लें 1 और 3 के दरमियान गैप कितना है। ठीक है, और या इससे पहले आप देख लें कि 1 सेंटीमीटर से आपने स्टार्ट किया है, तो इससे पहले वाली लेंथ तो कैलकुलेट नहीं हुई। तो टोटल लेंथ कितनी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर। उस 3 सेंटीमीटर से ये जो पहली वाली लेंथ है जो कि वोन आउट पार्ट है, सपोज़ ये वाला, इससे पहले वाला जो 1 सेंटीमीटर उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो इसको आप 3 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, बल्कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट किया है, तो उससे पीछे ज़ाहिर है कि 1 सेंटीमीटर मौजूद है, तो उस 1 सेंटीमीटर को आप क्या कर देंगे? माइनस। इसके बाद बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वाई इज़ इट बेटर, वाई इज़ इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट close to मीटर स्केल। कि आप जब लेंथ वगैरह मेजर करते हैं मीटर स्केल से, तो ऑब्जेक्ट को मीटर स्केल के करीब क्यों रखना चाहिए। लेट्स सपोज ये मीटर स्केल है, ऑब्जेक्ट को सपोज करें ये एक ऑब्जेक्ट था जिसकी आपने लेंथ को मेजर करना है। इस ऑब्जेक्ट को आप दूर भी रख सकते हैं और इसको करीब भी रख सकते हैं। दूर अगर रखेंगे तो तब भी आपने ज़ाहिर है लेंथ को मेजर करना है, करीब रखेंगे तो आपने तब भी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है। लेकिन उसका क्वेश्चन ये है वाई इज़ इट बेटर टू प्लेस ऑब्जेक्ट क्लोज टू मीटर स्केल। मीटर स्केल के करीब क्यों रखा जाएगा? भाई मीटर स्केल के करीब इसलिए रखा जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपने एक एरर पढ़ा था जिसे आप कहते थे पैरेलक्स एरर। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को जिसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं दूर रखेंगे तो यहाँ से रीडिंग को नोट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जब आप इसके बिल्कुल करीब रखेंगे तो रीडिंग को मेजर करना आसान होगा और जो पैरेलक्स एरर के चांसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे?
कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें अपने नोट्स में, इट इज़ बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल टू मिनिमाइज एरर कॉज्ड बाय पैरेलैक्स। और उसके अलावा बेटे जब आप करीब रखेंगे एक ऑब्जेक्ट को, तो आपके लिए इसको अलाइन करना मीटर स्केल की मार्किंग के साथ वो आसान हो जाएगा। दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को अलाइन करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। करीब पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट तो आसानी से अलाइनमेंट हो जाएगी, यानी मिस अलाइनमेंट नहीं होगी, आसानी से रीड कर लिया जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें क्वेश्चन ये है, व्हाई इज ए स्टैंडर्ड यूनिट नीडेड। स्टैंडर्ड यूनिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू मेजर ए क्वांटिटी करेक्टली, कि अगर आप एक क्वांटिटी को जैसे लेंथ को, मैस को या टेम्परेचर को करेक्टली मेजर करना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो ये बेटे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट दिए हैं हम उसमें मेजरमेंट करते हैं। उसमें मेजरमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि हर मरतबा एक तो रीडिंग सेम आएगी। लेट सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं और हम उस मीटर रूल से करते हैं जो साइंटिस्ट ने बनाया है, जिसकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है 1 मीटर, और उससे जब हमने मेजरमेंट की तो लेट सपोज इसकी लेंथ आती है 10 सेंटीमीटर, या लेट सपोज की लेंथ आती है 1 मीटर, कोई भी लेंथ आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, स्टैंडर्ड मीटर रूल नहीं होगा जो कि साइंटिस्ट ने बनाया है, तो फिर अगर आप उससे मेजरमेंट करेंगे तो आपकी जो रीडिंग आएगी, जो मेजरमेंट आएगी, वो ये 1 मीटर नहीं आएगी। हो सकता है फिर उससे क्या आए, कम या ज़्यादा आए। जैसे सपोज़ करें पहले लोग क्या करते थे, हाथों से मेजरमेंट कर लेते थे, जी इतना 1 मीटर है, इतना 2 मीटर, इतना 3 मीटर। जब एक आदमी उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेगा जो साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड बनाया है, लेंथ का स्टैंडर्ड क्या बनाया 1 मीटर, एक आदमी उससे मेजरमेंट कर रहा है और एक आदमी अंदाजे से मेजरमेंट कर रहा है या जैसे हाथों से मेजरमेंट कर रहा है जी 1 मीटर 2 मीटर, तो दोनों की रीडिंग में फ़र्क आ जाएगा, उनकी रीडिंग कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। और इस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना दूसरी कंट्रीज़ के साथ या दूसरे लोगों के साथ मुश्किल हो जाएगा। लेट सपोज़ आप यहाँ से कपड़ा भेजते हैं और आप उस स्केल से मेजरमेंट करते हैं जो साइंटिस्ट ने बनाया स्टैंडर्ड मीटर रूल या मीटर स्केल जिसकी लेंथ 1 मीटर है, आप उसे मेजरमेंट करके भेजते हैं जी 100 मीटर हमने कपड़ा भेजा है, और जो दूसरी कंट्री है वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते और वो हाथों से आपको मेजरमेंट करके भेज देते हैं। तो आपके पास जब ये कपड़ा आएगा वहाँ से, तो आप उसको जब अपने तौर पे देखोगे उस स्टैंडर्ड मीटर स्केल से, तो आपको पता चलेगा वो उसकी लेंथ उतनी नहीं है जितनी आपको रिक्वायर्ड है या जितनी आपने मंगवाई थी। हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए या हो सकता है उससे कम हो जाए। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को, टेक्निकल इंफॉर्मेशन को या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इससे इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे फ़ायदा ये भी होगा कि इस तरह का एरर भी नहीं रहेगा, ह्यूमन एरर नहीं रहेगा। जैसे अंदाजे से मेजर किया तो एरर आ सकता है, लेकिन जब आप मीटर रूल से मेजर करोगे तो एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमिना। that could serve as a reasonably time standard। आपने कुछ नेचुरल फिनोमिनाज बताने हैं जिनको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो बेटे नेचुरल फिनोमिनाज में जो टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं, तो उनमें सबसे पहला क्या है, अर्थ रेवोल्यूशन रोटेशन। अर्थ रोटेशन, इसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो अर्थ होती है वो अपने ही एक्सिस पे जो एक राउंड कंप्लीट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डे। और इसी तरह से इस 1 डे के फिर हम 24 इक्वल पार्ट्स कर लें तो हर पार्ट क्या कहलाता है, 1 आवर। यानी 1 डे में कितने आवर्स हो जाएंगे, 24 आवर्स हो जाएंगे। और फिर हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स, यानी 1 आवर के हम 60 इक्वल पार्ट्स कर लें तो हर पार्ट को मिनट्स बोलेंगे। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, यानी हर मिनट के हम अगर 60 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे तो हर पार्ट को क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो पहले अर्थ रोटेशन को आप टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा आप पेंडुलम ऑसिलेशन को। ऑसिलेशन बोलते हैं वाइब्रेशन को। लेट्स सपोज ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को आप एक हाइट पे ले जाके, एक एम्पलीट्यूड पे ले जाके छोड़ते हैं तो जाहिर है ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। लेट्स सपोज इसकी एक वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट होती है, 1 सेकंड में। तो 2 वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। 3 वाइब्रेशन होंगी, इसका मतलब 3 सेकंड। इस तरह से 60 वाइब्रेशन होंगी तो कितना टाइम हो जाएगा, 60 सेकंड। और उसी 60 सेकंड्स को आप फिर क्या बोल देंगे, 1 मिनट बोल देंगे। तो बेटे पेंडुलम की जो ऑसिलेशन है उसको भी टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में एक एटम की वाइब्रेशन को देखते हैं। जैसे सीजियम एटम है, हम ये देखेंगे वो कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है। लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस हम नोट करते हैं, और उस स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस का जो टाइम है उसको भी नोट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि सीजियम एटम 1 करोड़ मरतबा जो है वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है, और उस टाइम को हम कह देते हैं 1 सेकंड। तो 2 करोड़ मरतबा करेगा तो उस टाइम को हम क्या कह देंगे, 2 सेकंड। इस तरह से 3 करोड़ टाइम्स करेगा तो उसे क्या कह देंगे, 3 सेकंड। तो इस तरह से ये एटॉमिक क्लॉक में एक एटम की वाइब्रेशंस को भी टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में it is difficult to locate the meniscus in wider vessel why। तो बेटे आपने ये बताना है कि एक वाइडर वेसल में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट मेनिस्कस इन वाइडर वेसल वाई। मेनिस्कस हमने पढ़ा था मेयरिंग सिलेंडर में, जो लिक्विड की कर्व सरफेस होती है। जैसे सपोज़ एक हमारे पास वेसल है, और इसके अंदर आप एक लिक्विड डाल देते हैं, तो लिक्विड की जो कर्व सरफेस होगी, कुछ लिक्विड्स होते हैं जो अपवर्ड कर्व्ड होते हैं, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो डाउनवर्ड कर्व होते हैं, और ये जो कर्व सरफेस होती है इसको मेनिस्कस बोलते हैं। एक वाइडर वेसल में अगर आप ये लिक्विड डाल देंगे, लेट्स सपोज ये जो लिक्विड आपने इस वाइडर वेसल में डाल दिया, या फिर ये वाला लिक्विड आपने एक वाइडर वेसल में डाल दिया जो कि डाउनवर्ड कर्व है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटे जो वाइडर वेसल होता है उसमें जब आप किसी लिक्विड को फिल कर देते हैं तो उसकी जो कर्व सरफेस होती है जिसे आप मेनिस्कस बोलते हैं, ये कम प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। और एक ऐसा वेसल जो वाइडर नहीं है, नैरो है, इसमें जो कर्व सरफेस है यानी मेनिस्कस है वो प्रोमिनेंट होती है। तो लिहाजा एक नैरो वेसल में अगर आप एक लिक्विड को डालेंगे तो उसकी जो कर्व सरफेस है या मेनिस्कस है उसको लोकेट करना आसान होता है, जबकि एक वाइडर वेसल में उसकी जो कर्व सरफेस है जिसे मेनिस्कस बोलते हैं उसको लोकेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यह है, एक है सरफेस टेंशन। आप जब एक लिक्विड को फिल करते हैं तो लिक्विड की जो अपर सरफेस होती है वो टेंशन में आ जाती है, यानी एक कर्व सी हो जाती है। लेकिन जब आप उसी लिक्विड को एक वाइडर वेसल में डालते हैं तो जो सरफेस टेंशन है पूरे वाइडर वेसल का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो उस पूरे वाइडर वेसल के ऊपर वो जो सरफेस टेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और लेस प्रोमिनेंट हो जाती है। जिसकी वजह से मेनिस्कस को लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो एक नैरो वेसल में आप आसानी से मेनिस्कस को लोकेट कर सकते हैं, जबकि एक वाइडर वेसल में मेनिस्कस को लोकेट करना मुश्किल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, which instrument can be used to measure internal diameter of a test tube, depth of a beaker।
इसमें आपने बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मैयर इंटरनल डायामीटर और डेप्थ ऑफ ए बीकर। एक टेस्ट ट्यूब है और आपने उसका इंटरनल डायामीटर मैयर करना है। तो बेटे इंटरनल डायमेंशंस के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है, वर्नियर कैलिपर। इस तरह से डेप्थ ऑफ ए बीकर के लिए अगर आपने एक बीकर की डेप्थ फाइंड करनी है, लेट्स सपोज एक बीकर है और आप इसके अंदर सपोज करें कि लिक्विड पड़ा हुआ है और आप इसकी डेप्थ फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर्स के लास्ट पे एक डेप्थ गेज होता है, एक प्रोब होता है जो डेप्थ को मेजर करता है। तो इंटरनल डायमेंशंस भी हम वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर कर सकते हैं और डेप्थ भी हम वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर कर सकते हैं। तो ये थे बेटे आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।